बच्चों हम पढ़ रहे हैं ऑन इक्वालिटी। ऑन इक्वालिटी में हमने क्या पढ़ा था कि भाई सब इक्वल होना चाहिए। अंसारीज का इंसिडेंट देखा था हमने, ठीक है, अंसारीज का देखा। उसके बाद हमने कांताबाई जो कि हाउस हेल्प थी उसका इंसिडेंट देखा, ठीक है, उनके साथ भेदभाव हुआ। फिर उसके बाद हमने जूठन भाई जिसने जूठन लिखी है वो दलित बॉय था, उसके साथ भेदभाव हुआ, ठीक है। सरकार ने मिड डे मील स्कीम निकाली। मिड डे मील स्कीम ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बच्चों को, इसके अंतर्गत गवर्नमेंट स्कूल्स में दिन का खाना दिया जाता है पका हुआ। और इसमें इनइक्वालिटी कैसे मिटती है, सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं, चाहे गरीब हो अमीर हो। और ज्यादातर इनके जो कुक होती हैं, जो खाना बनाने वाली होती हैं या होते हैं, वो सारे दलित ही रखे जाते हैं। इससे भेदभाव मिटता है, ठीक है। हमने इतना पढ़ा था, आज हम आगे पढ़ेंगे और आज हम मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर पूरा कर देंगे, ठीक है। पेज नंबर 12 पे है आपका, पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पे ये देखिए B.R. अम्बेडकर, ठीक है, ये B.R. अम्बेडकर दिख रहे हैं आपको। ये है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता हैं, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान बनाया। संविधान मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हम सब फॉलो करते हैं, आप फॉलो करते हो, मैं फॉलो करती हूँ, एक गरीब इंसान, एक अमीर इंसान, अंबानी फॉलो करता है, या बैंक करप्ट लोग, माल्या, ठीक है, सबको, अगर आप इंडिया में रहते हो आपको ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है, ठीक है। एक भिखारी से लेके एक राजा तक सबको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक मैंने आपको बताया था रिटन डॉक्यूमेंट है, एक रिटन बुक है जिसमें सारे लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, राइट्स, ड्यूटीज सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप इंडियन हैं तो आपको वो फॉलो करना है, ठीक है। तो B.R. अम्बेडकर इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। B.R. अम्बेडकर ने क्या बोला था, देखो यहाँ साइड में B.R. अम्बेडकर बने हुए हैं और साइड में देखो लिखा हुआ है उन्होंने क्या बोला था, उनका मानना क्या था। क्या मानना था, इट इज डिस्ग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वंस सेल्फ रिस्पेक्ट। वो क्या बोलते हैं कि ये बहुत ही गलत, डिस्ग्रेसफुल मतलब इज्जत बिना वाली चीज है अगर आप बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के जी रहे हो। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, अ फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड प्राइड। सेल्फ रिस्पेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड प्राइड, ठीक है। कॉन्फिडेंस और प्राइड की फीलिंग को हम क्या बोलते हैं, फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस और प्राइड, उसे हम सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, ठीक है। जब हमारे में आत्मविश्वास होता है, आप में कॉन्फिडेंस है, आप में मान है, तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट वाले हो। ऐसे नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखने का, अपने आप पे घमंड नहीं रखने, घमंड नहीं, मान रखना है। मान इन द सेंस आपको ऐसे भाई ऐसा होना चाहिए, भाई मैं सब कर सकती हूँ, या इससे मैं कम नहीं हूँ, या भले आप लो कास्ट के ऊपर आप सोचोगे क्यों लो कास्ट, क्यों, तो क्या हुआ, मैं इक्वल हूँ, ठीक है। ऐसे मतलब आपको अपने आप पे शर्म नहीं आनी चाहिए कभी भी। अगर आप गरीब हो तो शर्म नहीं आनी चाहिए, गरीब हो तो वो आपका फॉल्ट नहीं है, ठीक है। अगर आप गरीब हैं तो आप गरीब घर में जन्मे हैं तो दैट इज नॉट अ फॉल्ट, गरीबी कोई वो फॉल्ट नहीं है, ठीक है। गरीबी एक स्टेट है, अमीर भी हो जाते हैं लोग, ठीक है, गरीबी जरूरी तो नहीं हमेशा रहे। तो मतलब कभी भी अपने आप पे शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर आप शर्म करते हो, खुद पे शर्म आती है, दैट इज मतलब आप में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब खुद की इज्जत, स्वयं इज्जत, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब वो फीलिंग आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, प्राइड भी होना चाहिए। प्राइड मतलब इज्जत, ठीक है, कि हाँ मैं लड़की हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ, ऐसे। और कॉन्फिडेंस मतलब मेरे से हो जाएगा, हाँ कोई बड़ी बात नहीं, मैं कर लूंगी, ठीक है। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखने का। मैं देखो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क है, ठीक है। तो आपके पास कॉन्फिडेंस और प्राइड होना चाहिए। कई बार आप देखते होंगे जो बहुत छोटे लोग होते हैं, या जो मतलब आप देखेंगे बैगर्स वगैरह, या जो हाउस हेल्प्स होती हैं काम वाली, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ठीक है। वो खुद को कम ही समझते हैं हमेशा, भाई अपने आप को कम समझते हैं, खुद को कम नहीं समझने का, हमेशा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो B.R. अम्बेडकर जो हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, मैं आपको बता दूं वो खुद एक शेड्यूल कास्ट थे, ठीक है, वो भी लो कास्ट से ही थे, पर उन्होंने देखो इंडिया के लिए कितना कुछ किया। मतलब इंडिया के जो SC ST थे उनके लिए कितना कुछ किया। वो इंडियन ज्यूरिस्ट थे, ज्यूरिस्ट मतलब एक मतलब लॉयर पोजीशन पे थे, मेरे ख्याल से जज भी थे, ठीक है। तो B.R. अम्बेडकर का क्या कहना है, उन्होंने कहा है कि खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट की उस पे मतलब खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, ये बहुत ही गलत चीज है।
सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ। सबसे सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी की भी लाइफ का, इम्पोर्टेंट सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप में अंदर से खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, अगर आप में खुद में कॉन्फिडेंस होगा ना, आप ऐसे एग्जाम भी अच्छे से दे दोगे जिसकी आपने कम तैयारी की है, पर आप अंदर से अंदर खुद को ही वो समझ रहे हो, आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो आपने पूरी तैयारी की होगी ना तो भी आप वो एग्जाम नहीं दे पाओगे। सेल्फ रिस्पेक्ट एक वाइटल फैक्टर है किसी भी लाइफ का। आपको अपने पे इज्जत, अपने पे गर्व, अपने पे कॉन्फिडेंस, अपनी इज्जत आपको होनी चाहिए। विदाउट इट मैन इज अ सिफर। सिफर वर्ड का मतलब नथिंग, ठीक है। बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के इंसान कुछ भी नहीं है। मैन इज अ सिफर, CIPHER, सिफर मीन्स नथिंग, ठीक है। To live worthily with self-respect, one has to overcome difficulties. It is out of hard and ceaseless struggle alone that one derives strength, confidence and recognition. अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ इज्जत से जीना चाहते हैं तो आपको सारी कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। अगर आप स्ट्रगल करोगे, ठीक है, आप सीजलेस मतलब हमेशा स्ट्रगल करते रहो और एक दिन आप में वो कॉन्फिडेंस, वो स्ट्रेंथ, वो आपको पहचान मिलेगी, ठीक है। आप जितनी मेहनत करोगे, जितना स्ट्रगल करोगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, स्ट्रेंथ पैदा होगी और आपकी जो रिकॉग्निशन, आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, पहचान मिलेगी, ठीक है। तो मैन इज मॉर्टल। मैन इज मॉर्टल मतलब एक दिन इंसान को चले जाना है। मैन इज मॉर्टल मतलब मर जाना है। एवरीवन हैज टू डाई सम डे और द अदर। वो वही कह रहे हैं, मैन इज मॉर्टल, इंसान भाई मॉर्टल है, ठीक है। इंसान हमेशा के लिए नहीं रहेगा, उसको एक ना एक दिन चले जाना है। बट वन मस्ट रिजॉल्व टू ले डाउन वंस लाइफ इन एनरिचिंग द नोबल आइडियाज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट इन बेटरिंग वंस ह्यूमन लाइफ। पर हमें हमेशा हमारी जो लाइफ है, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट हमको जो रखनी चाहिए, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी लाइफ में, और हमको हमारी जिंदगी बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। किसी ने ऐसा कहा है, बहुत बड़े फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट है, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, उन्होंने कहा है कि आप अगर गरीब पैदा हुए हैं तो वो आपकी फॉल्ट नहीं है, पर अगर आप गरीब मर जाओगे ना वो आपकी फॉल्ट है, ठीक है। मेरे ख्याल से रतन टाटा ने ऐसा कहा है, मैं श्योर नहीं हूँ। मतलब उन्होंने क्या कहा, गरीब पैदा होना फॉल्ट नहीं है, क्योंकि वो तो आपके मुकद्दर में था, भाई आप गरीब के घर पैदा हुए, पर आप गरीब मर जाओ वो आपकी फॉल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, तुम मेहनत नहीं करोगे तो आप अमीर कैसे होगे, ठीक है। पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, ठीक है। आप पढ़ोगे लिखोगे, आपका आपका सोसाइटी में इज्जत कैसे बढ़ेगी, आप रिस्पेक्ट कैसे मिलेगी, आपके पास आप एजुकेटेड होंगे, पावरफुल होंगे, ठीक है, तो आपका तभी मान बढ़ेगा ना। तो यही BR अम्बेडकर कह रहे हैं कि आपको कुछ अचीव करना है लाइफ में, ठीक है। भले आप किसी भी पोजीशन पे, आप किसी भी घर में पैदा हुए हैं, जरूरी नहीं है हर कोई सिल्वर स्पून के साथ पैदा हो, हर कोई राजा के घर पैदा हो, जरूरी नहीं है। आप भिखारी के घर भी पैदा हो रहे हो, पर आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद को राजा बनाने का, ठीक है। जरूरी नहीं है कि भिखारी का बेटा राजा नहीं बन सकता है। मेहनत के साथ और आपकी जो क्वालिटीज के साथ आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। नथिंग इज मोर डिस्ग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लिव लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। मतलब अगर आप एक ब्रेव इंसान हो, ठीक है, ताकतवर या बहादुर इंसान हो, एक बहादुर इंसान होके अगर आप बिना सेल्फ रिस्पेक्ट की लाइफ जी रहे हो तो आपसे बुरा कोई नहीं, आपसे डिस्ग्रेसफुल कोई भी नहीं। तो ये सब BR अम्बेडकर ने कहा है। तो हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, हाउ डिड BR अम्बेडकर व्यू सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। BR अम्बेडकर सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे देखते थे, हाउ डिड BR अम्बेडकर व्यू सेल्फ रिस्पेक्ट, कैसे देखते थे BR अम्बेडकर सेल्फ रिस्पेक्ट को। आंसर, BR अम्बेडकर viewed as the most vital factor in life. BR अम्बेडकर viewed self respect as the most vital factor in life, as the most
vital factor in life. Without which man is a stiffer without self-respect. ठीक है, तो क्या मानते थे बी आर अम्बेडकर सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में? बी आर अम्बेडकर मानते थे, व्यूड मतलब क्या मानते थे, व्यू मतलब क्या सोचते थे, तो क्या सोचते थे? सेल्फ रिस्पेक्ट द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ का सेल्फ रिस्पेक्ट। और मैन इज अ सिफर विदाउट सेल्फ रिस्पेक्ट, मैन कुछ भी नहीं है बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के। ठीक है, तो अभी हम इसी के बाजू में पेज नंबर 12 इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, ठीक है, इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज पढ़ेंगे पेज नंबर 12 पे। तो देखो बाकी देखो अभी ये इंडिया की प्रॉब्लम आपने देखी, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक मतलब बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल, ठीक है, मतलब सब पीपल से ही होता है, लोग वोट करते हैं, लोगों में से ही एक नेता चुना जाता है, लोग ही मतलब लोगों का ही माना जाता है वैसा। तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो जैसे इंडिया में आपने देखा इतनी सारी इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है, आपने अलग अलग किस्से देखे, आपने कांता भाई का किस्सा देखा, आपने फिर आपने किस किस का किस्सा देखा, ठीक है, तो अलग अलग इंसिडेंट आपने पढ़े थे, ठीक है, वो आपने वाल्मीकि का इंसिडेंट पढ़ा, ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित राइटर था, उसके साथ क्या हुआ था बचपन में, फिर आपने वो हाउस हेल्प का इंसिडेंट पढ़ा, अंसारीज का इंसिडेंट पढ़ा। आपने देखा इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है पर इनइक्वालिटी भी कितनी सारी है, ठीक है, तो ऐसे ही और भी बाकी भी देश हैं इस पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में बाकी भी देश है जहाँ पे इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल इन द यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एग्जाम्पल दिया है, यूएसए दैट इज अमेरिका, ठीक है, पटेल्स की फेवरेट जगह, ठीक है, आपको वहाँ मतलब मिनी पटेल्स मतलब आपको बहुत दिखते हैं, ठीक है, हमारे इंडियंस बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं अमेरिका में, ठीक है। तो यूएसए, ठीक है, यूएसए अमेरिका, अमेरिका में कैसे इनइक्वालिटी है, कैसे इनइक्वालिटी है, तो वहां पे गोरे और काले का भेद बहुत है, ठीक है। अगर जब आप अपने रिश्तेदार देखते हो अमेरिका से आए हुए, आपको हाँ भाई अमेरिका से आया है, आपको क्या इज्जत हो जाती है, पर वहाँ आपको पता नहीं है बहुत ज्यादा रंग भेद है, मतलब रंग पे बहुत भेदभाव है, ठीक है, वहाँ मतलब आज भी, ठीक है, ये तो पहले तो बहुत ज्यादा था, मतलब उनको कलर, वो बहुत लोग कलर प्रायोरिटी, मतलब जो एक कलर पे बहुत उन लोगों का होता है, ठीक है, मतलब अगर कलर वाइट है, ठीक है, मतलब वो उनको अमेरिकन ही चाहिए, ब्लैक या हमारे जैसा ब्राउन कलर ना चले, ठीक है, तो बहुत ज्यादा वहाँ भेदभाव है कलर के ऊपर, ठीक है, रेशियल दैट इज, इस डिस्क्रिमिनेशन को जब आपके कलर के हिसाब से, आपके स्किन कलर के हिसाब से आपके साथ भेदभाव, उसे कहते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है भाई। हमारे इंडिया में फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हमारे इंडिया में फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, हमारे इंडिया में मतलब कास्ट के हिसाब से है, फिर गरीबी अमीरी इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसे ऐसे है, पर अमेरिका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, स्किन कलर के हिसाब से भेदभाव, ठीक है। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूएसए में क्या है, यूएसए में देखो यूएसए में ना बहुत सारे अफ्रीकन आए थे, बहुत सारे अफ्रीका के लोग आए थे यूएसए में रहने, ठीक है, बहुत साल हो गए, जैसे हमारा नहीं था ये, हमारा पार्टीशन हुआ, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तो इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम्स भी आए थे, तो वैसे ही अमेरिका में बहुत सारे अफ्रीकन आ गए थे, ठीक है। तो जब अफ्रीकन आए तो जो क्या हुआ, इन अफ्रीकन के साथ अफ्रीका कैसे लोग होते हैं, नीग्रोज होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल ब्लैक स्किन होती है इनकी, बिल्कुल काली चमड़ी होती है, ठीक है, ब्लैक स्किन। तो अमेरिकन इनके साथ बहुत भेदभाव करते थे, मतलब बहुत ज्यादा, जैसे कि हमारे इंडिया में दलित के साथ किया जाता है, वैसे ही अमेरिका में काली चमड़ी वालों के साथ बहुत भेदभाव होता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा भेदभाव होता था इनके साथ, मतलब इनके स्कूल्स में आप मतलब अमेरिकन के स्कूल में अफ्रीकन का बच्चा नहीं पढ़ सकता, ऐसा रूल था। और दूसरा रूल था, अगर भाई
इनके लिए अलग मार्केट होता था, अमेरिकन के लिए अलग मार्केट होता था, और अगर कोई काला अफ्रीकन है उसके लिए अलग मार्केट होता था। जबकि वो काफी सालों से अमेरिका में रहते थे तो भी इन्हें अफ्रीकन ही कहा जाता था, ठीक है। भले इतने साल हो गए थे वो अमेरिका में ही रहते थे तो भी इन्हें अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता था। और दूसरी बात, इवन बस में कभी ये जो काले बैठे हुए हो, ठीक है, बस में भी रूल था। बस क्या होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, बस में तो हम सब जाते हैं। तो बस में भी ये रूल था कि अगर कोई काला बैठा हुआ है, अगर कोई अफ्रीकन बैठा हुआ है, तो अगर कोई अमेरिकन खड़ा है, भाई सपोज अभी अमेरिकन चढ़ा, अमेरिकन का स्टॉप अभी है, वो चढ़ा ना, तो ऑटोमेटिक वो अफ्रीकन को खड़ा हो जाना है और अमेरिकन के लिए सीट खाली कर देनी है। भाई तू महान है, भाई तू बैठ, मैं तो यहाँ वहां का हूँ, मैं खड़ा रहता हूँ, ठीक है। और कभी ऐसा भी होता था, भाई अमेरिकन समझो, अमेरिकन को साइड वाली सीट मिली, खिड़की वाली सीट नहीं मिली, तो वो अफ्रीकन को उठा सकते, भाई उठ, खिड़की वाली मुझे दे, और उसको छोड़नी पड़े सीट, ठीक है। मतलब अमेरिका में, यूएसए में अफ्रीकन अमेरिकन के साथ, देखो थे अफ्रीका के पर रहे तो अमेरिका में ही रहे थे ना, तो उनको क्या कहा गया, काले लोगों को अफ्रीकन अमेरिकन। मतलब अफ्रीकन अमेरिकन कौन थे, जिनके एंसेस्टर्स अफ्रीका से आए हुए थे, जिनके दादा परदादा अफ्रीका से आए थे, तो इसकी वजह से सब लोग अमेरिका में ही रहते हैं। तो उनके भी बच्चे सब कहाँ के हो गए, अमेरिका के हो गए, ठीक है। देखो जैसे अफ्रीका है, ठीक है, तो अफ्रीका से इसका दादा, ठीक है, अफ्रीका से एक आदमी आया, ठीक है, समझो एक आदमी आया, ए बोल दो, ए यहाँ आया, ठीक है, तो अफ्रीका ए से यहाँ कहाँ आया, अमेरिका में आया, ठीक है। इसने यहाँ पे अपना बेटा जना, सन जना, इसके बेटे ने भी सन जना, ठीक है। तो ये सब कौन हो, ये सब हुए अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है अफ्रीका के, पर आके रहे हैं अमेरिका में। भले आए अफ्रीका से पर रहे अमेरिका में रहे। देखो वो उसका बेटा भी तो वो तो हो गए ना, अमेरिकन ही हुए, पर इनको क्या कहा जाता था, अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है। तो कलर के हिसाब से बहुत भेदभाव होती थी। बस में सीट इनको छोड़ देनी पड़ती थी। इनके बच्चों के लिए स्कूल अलग होते थे, सरकारी स्कूल भाई इनके बच्चों के लिए समझे जाते थे। और हर जगह मार्केट इनके लिए अलग मार्केट लगते थे, उनके लिए अलग मार्केट, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा ब्लैक पीपल के साथ बहुत भेदभाव होता है अमेरिका में। इवन आज की डेट में भी बहुत ज्यादा भेदभाव है, ठीक है। तो यहाँ देखें, तो देखो ये दिस डिस्पाइट दैट देयर वाज अ मूवमेंट इन लेट 1990 टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन। तो ये भेदभाव चला आ रहा था बहुत टाइम से, डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा था अमेरिका में। फिर 1950 में एक मूवमेंट हुआ, एक आंदोलन, लोगों को गुस्सा आया, जो काले लोग थे उन्हें गुस्सा आया कि हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। तो 1950 में इन लोगों ने आंदोलन किया, मूवमेंट किया, और 1950 में फिर एक लॉ पास हुआ जिसका नाम है सिविल राइट मूवमेंट। सिविल राइट मूवमेंट मतलब एक लॉ का नाम है अमेरिका में। अब इंडिया हमने पढ़ लिया, ठीक है, इंडिया में आपने सब पढ़ लिया, BR अम्बेडकर पे इंडिया खत्म। अब हम अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अमेरिका में एक मूवमेंट है सिविल राइट मूवमेंट। सिविल राइट मूवमेंट मतलब सिविल मतलब लोग, राइट मूवमेंट लोगों द्वारा अपने अधिकारों के लिए किया गया मूवमेंट, अपने अधिकार, राइट, ठीक है। पढ़ना मेरा अधिकार है, ठीक है। 18 साल के बाद वोट करना मेरा अधिकार है, ठीक है। मैं भले मैं लड़की हूँ पर मेरे भाई जितना पढ़ना मेरा अधिकार है। मेरे माँ बाप मुझे मेरे भाई जितना ही प्यार करे वो मेरा अधिकार है। अधिकार मीन्स राइट, ठीक है। तो सिविल राइट मूवमेंट क्या होता है, राइट मीन्स अधिकार, आपके राइट्स, ठीक है। आपसे सारे अच्छे से बात करे वो आपका अधिकार है, ठीक है। आपके साथ कोई बदसलूकी ना करे वो आपका अधिकार है। तो बहुत सारे राइट्स देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक मूवमेंट हुआ था सिविल राइट मूवमेंट, मतलब अपने अधिकारों के लिए मूवमेंट मतलब आंदोलन, लोग सड़कों पे उतर आते हैं, ठीक है, सड़कों पे उतर आते हैं, भाई हमारी मांगे पूरी करो। जैसे आपने ताजा पाटन में पाटीदार आंदोलन देखा था, ठीक है, भाई कैसे सड़कों पे उतर आए थे, ठीक है। तो उसी तरह से लोग सड़कों पे उतर आते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, ठीक है। तो सिविल राइट मूवमेंट भी ऐसा ही मूवमेंट था अमेरिका में जिसमें लोग सड़कों पे उतर आए थे और ये मूवमेंट बिल्कुल सही था। देखो चीज गलत नहीं थी। वो क्या मांग रहे थे, वो अपने अधिकार मांग रहे थे। वो कह रहे थे हम गोरे काले, भाई गोरे और काले में भेदभाव ना करो, हम काले हैं तो हमारी क्या गलती, हमको भी वही अधिकार दो, भाई हमारी क्या गलती,
आप काले हैं, गोरे हैं, दैट इज नॉट योर फॉल्ट। आपके पेरेंट्स थे, वो आप हो, ठीक है, तो वो तो आपका फॉल्ट है ही नहीं, तो उसकी वजह से आपको राइट क्यों नहीं मिल रहा है? तो वही उनका था। तो 1950 में ये जो काले लोग थे, 1950 में यूएसए में सिविल राइट मूवमेंट हुआ था, सिविल राइट मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें इन लोगों ने अपनी मांगे मतलब मांगे पूरी कराई थी भाई। उसके बाद 1950 में सिविल राइट पास हुआ था, ठीक है, सिविल राइट एक्ट बना था। फिर 1964 में, 1950 में इन्होंने मूवमेंट चालू किया था। फिर आंदोलन चालू किया था कि हमारी मांगे पूरी करो, सड़कों पे उतर आए थे। फिर फाइनली 1964 में उनको 1964 में सिविल राइट एक्ट पास हुआ था। सिविल राइट एक्ट मतलब आपकी मांग, भाई आपको भेदभाव नहीं होगा, आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, सिविल राइट एक्ट पास हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन लिखें। मतलब 1950 में चालू हुआ था, धीरे धीरे इन्होंने मांगना चालू किया था अपने अधिकार, ठीक है। तो डिफाइन सिविल राइट मूवमेंट, डिफाइन सिविल राइट्स मूवमेंट। क्वेश्चन, डिफाइन सिविल राइट्स मूवमेंट। आंसर, सिविल राइट्स मूवमेंट क्या है? पेज नंबर 15 पे ग्लॉसरी में सिविल राइट्स मूवमेंट का आंसर है। पेज नंबर 15 में ग्लॉसरी में वर्ड मीनिंग, ग्लॉसरी मतलब मीनिंग, डेफिनेशन। तो सिविल राइट्स मूवमेंट की डेफिनेशन दी हुई है, वो आपको यहाँ आंसर में लिखनी है, ठीक है। मैं लिख नहीं रही हूँ, आपको लिखनी है, ठीक है। अ मूवमेंट दैट बिगेन इन यूएसए इन 1950s in which African American people demanded equal rights and an end to racial discrimination। मतलब मूवमेंट का मतलब आंदोलन। ये आंदोलन कहाँ चालू हुआ था? यूएसए मतलब अमेरिका में इन 1950 में चालू हुआ था, जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन मतलब काले लोगों ने, पीपल डिमांडेड इक्वल राइट्स, उन्होंने इक्वल राइट्स, इक्वल अधिकार मांगे थे, एंड एन एंड टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। एंड टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब उनके साथ भेदभाव का एंड मांगा था, ठीक है। रेशियल RACIAL, रेशियल मतलब फेस के कलर, स्किन के कलर, किस कलर को लेके डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, ठीक है। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ 1950 में यूएसए में अफ्रीकन अमेरिकन ने मूवमेंट चलाया था, आंदोलन चलाया था, उसी को हम सिविल राइट मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले इनकी क्या हालत थी? 1950 से पहले इनकी क्या हालत थी? तो वो एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखें, व्हाट वाज द कंडीशन, व्हाट वाज द कंडीशन of the African Americans in the USA, United States of America prior to 1950s। prior का मतलब पहले, prior to 1950s मतलब 1950 से पहले, prior to 1950s, ठीक है। इनकी क्या कंडीशन थी? तो आंसर, prior to 1950s the African Americans were treated extremely unequally। prior to 1950s, 1950 से पहले the African Americans were treated extremely unequally एक्सट्रीमली अनइक्वली मतलब बहुत ज्यादा भेदभाव होता था, एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूएसए
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इनके साथ बहुत भेदभाव होता था एंड डिनाइड इक्वालिटी थ्रू लॉ एंड डिनाइड इक्वालिटी थ्रू लॉ, मतलब कानून के सामने भी इनको, लॉ मतलब कानून, कानूनन उनको इक्वालिटी नहीं थी। डिनाइड मतलब मना करते थे, कानून भी उनकी मदद नहीं करता था, कानून भी कहता था भाई नहीं तुम्हारे साथ ऐसा होगा ही, ठीक है, मतलब कानूनन भी उनको कोई सपोर्ट नहीं था, ठीक है। तो प्रेयर, प्रेयर मतलब पहले, PRIOR, प्रेयर का मतलब पहले होता है, ठीक है, प्रेयर वर्ड का मतलब पहले, ठीक है। तो prior to 1950s the African Americans were treated extremely unequally, उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था in the USA and denied equality through law। denied मतलब, denied का मतलब मना करते थे, equality मतलब भाई हम इक्वल हैं, लॉ के आगे ने मना किया जाता था, ठीक है। तो आगे देखते हैं, मतलब इनकी ऐसी हालत थी अमेरिका में, ठीक है। फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया कि भाई अगर बस में चढ़ा जाए तो भाई काले लोगों को खाली करनी पड़ती थी, अफ्रीकन अमेरिकन पीपल को, अमेरिकन के लिए सीट खाली कर देनी पड़ती थी, ठीक है, बस में चढ़ा जाए। तो ऐसा ही पेज नंबर 12 पे लास्ट पैराग्राफ। अब इस कहानी की आती है हीरोइन, कौन? रोजा पार्क्स। कौन है? रोजा पार्क्स, ये नाम है इसका, ठीक है। रोजा नाम है, पार्क्स सरनेम है, ठीक है। अमेरिका नाम है इसलिए ऐसा नाम है, ठीक है, रोजा पार्क्स, ठीक है। अच्छा, तो रोजा पार्क्स वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमन, वो एक अफ्रीकन अमेरिकन औरत थी। टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क, शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू अ व्हाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955। वो मतलब सुबह वो काम पे गई हुई थी सुबह और लौट रही थी बस में। ये टाइम था 1 दिसंबर 1955 के। कब? 1 दिसंबर 1955, ठीक है। 1 दिसंबर 1955 को जब ये लौटती बारी बस में वापस आ रही थी, बहुत थकी हुई थी, अपने पूरे दिन के काम से थक के वो सीट पे बैठी हुई थी, बस से अपने घर जा रही थी। Her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated and which came to be known as civil rights movement। उस दिन उसने क्या, उस दिन है ना, एक अमेरिकन ने उसे सीट मांगी और उसने एकदम घस के ना पाड़ दी, ठीक है, एकदम मना कर दिया कि भाई मैं सीट नहीं दूंगी, मैं पहले चढ़ी थी, मैंने पकड़ी है, मैं काली हूं पर मैं सीट नहीं दूंगी, मैं अफ्रीकन अमेरिकन हूं पर मैं सीट नहीं दूंगी, ठीक है, एकदम ना पाड़ दी। तो मतलब उसमें ह्यूज एजिटेशन, एजिटेशन मतलब इस बात पे बहुत ही बवाल हुआ। एजिटेशन मतलब फिर इस बात से बहुत खलबली मच गई, ठीक है। क्या खलबली मची? मतलब कालों को, मतलब ऐसे ना, एक कहते हैं ना, एक जना हिम्मत दिखाए तो पीछे सारे तैयार होते हैं, ठीक है, एक जना खाली आवाज उठाए। तो रोजा पार्क ने आवाज उठाई तो अफ्रीकन अमेरिकन में भी अंदर से भावना जागी, भाई औरतों की आवाज उठा रही है तो हमने थोड़ी चूड़ियां पहनी है, तो दूसरे लोग भी पीछे लग पड़े। एजिटेशन मतलब बहुत ही ज्यादा वो हो गया, मतलब कहते हैं ना मारधाड़ जैसा हो गया अफ्रीकन अमेरिकन के बीच में। तो अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड, और फिर इसके बाद ही सिविल राइट मूवमेंट चालू हुआ, ठीक है। तो सिविल राइट मूवमेंट किसने चालू किया, ऐसा बोल सकते हो, रोजा पार्क ने चालू किया। थोड़ा थोड़ा चल रहा था पर रोजा पार्क की वजह से ये मूवमेंट पकड़ा, ठीक है, मतलब इस चीज ने एक मतलब दिशा पकड़ी, ठीक है। तो सिविल राइट मूवमेंट पे क्वेश्चन लिखें, रोजा पार्क पे क्वेश्चन लिखे, हु वॉज रोजा पार्क। देखो रोजा पार्क यहाँ बस में बैठी हुई है, देखें ये रही बस में बैठी हुई है, दिख रही है, इसके नीचे लिखा भी है रोजा पार्क के बारे में, ठीक है, ये बस में बैठी हुई है, पेज नंबर 13 पे, ठीक है। तो रोजा पार्क के बारे में ठीक है, क्वेश्चन लिखे, हु वॉज रोजा पार्क, हु वॉज रोजा पार्क, रोजा पार्क कौन थी, क्वेश्चन, हु वॉज रोजा पार्क्स, ठीक है, रोजा पार्क्स कौन थी, आंसर तो उनकी फोटो के नीचे ही लिखा हुआ है रोजा पार्क्स कौन थी। तो रोजा पार्क्स वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमन
Rosa Parks was an African American woman who changed the course of American history with civil right एक्ट। ठीक है, रोजा पार्क कौन थी? रोजा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन औरत थी जिन्होंने अमेरिकन हिस्ट्री पूरी बदल के रख दी थी। कैसे? अमेरिका की हिस्ट्री पूरी बदल के रख दी थी। कैसे? सिविल राइट एक्ट के साथ। मतलब सिविल राइट एक्ट की जो उन्होंने कानून लागू कराया था, ठीक है, उन्होंने मूवमेंट चालू कराया था, फिर आगे जाके उन्होंने बहुत आवाज उठाई और बहुत सारे लोग उनके साथ हो गए और फाइनली सिविल राइट एक्ट बनी। तो उसका जो श्रेय है, उसका जो कहते हैं ना, उसका श्रेय मतलब उसका जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसका सारा उसको ही दिया जाता है श्रेय, क्रेडिट सारा उसी को ही दिया जाता है। ठीक है, तो सिविल राइट मूवमेंट, सिविल राइट एक्ट इस तरह से रोजा पार्क की वजह से हुई। ठीक है, तो व्हाट इज सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964? 1964 की सिविल राइट एक्ट क्या है? ठीक है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964। ठीक है, आखिर ये सिविल राइट एक्ट क्या है? पेज नंबर 13 पे, पेज नंबर 13 पे क्वेश्चन, राइट ब्रीफ नोट, एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिखो ऑन द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964। ठीक है, सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 क्या है? सिविल राइट क्या है? ये कौन सा कानून है? तो पेज नंबर 13 पे, पेज नंबर 13 रोजा पार्क की पिक्चर बनी हुई है ना, वो रोजा पार्क लेडी की पिक्चर बनी हुई है, उसके नीचे सेकेंड लाइन से स्टार्ट करो। सेकेंड लाइन से इसका आंसर है, मैं रीड करती हूँ, देखो। द सिविल राइट एक्ट्स ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड मतलब रोकना, प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। रेस का मतलब वो दौड़ वाली रेस नहीं, रेस का मतलब ज्ञाति या जात के हिसाब से। ठीक है, रेस, रिलीजन, धर्म और नेशनल ओरिजिन। नेशनल ओरिजिन मतलब भाई आप दूसरी कंट्री की हो तो आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। जैसे इनके साथ भेदभाव क्यों हो रहा था रोजा पार्क, कि वो अफ्रीका की थी। नेशनल ओरिजिन मतलब जरूरी नहीं है आप दूसरे देश के हो और इस देश में आए तो आपके साथ भेदभाव होगा। ठीक है, तो सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ race, religion or national origin. It also stated that all schools would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate schools specially set up for them. आंसर कहां से कहां तक है? The Civil Right Act of 1964 से लेके सेट अप फॉर देम, बहुत बड़ा आंसर है। आप लिखोगे नोटबुक में 7-8 लाइनें भरेंगे। ठीक है, पेज नंबर, इसका आंसर कहाँ है? पेज नंबर 13। ठीक है, ये आंसर लिखना है। कोई महान बच्चे, बहुत महान बच्चे हैं हमारी बैच में जिनको आंसर लिखने में जोर आता है। ठीक है, मैं उनके लिए खास बोल रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ। सेकेंड लाइन से आंसर चालू हो रहा है। द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, नेशनल ओरिजिन. It also stated that all schools would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate schools specially set up for them. ठीक है, however despite this a majority of African Americans continuing, मतलब भले ये सिविल राइट एक्ट वाला कानून बना, सिविल राइट एक्ट वाला कानून बना, रोजा पार्क उसकी मेन लीडर थी, पर तो भी आज भी अफ्रीकन अमेरिकन वहां पे पुअरेस्ट है, सबसे गरीब अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन ही हैं। और जो अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन है वो अच्छे स्कूलों में जा ही नहीं पाते, उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में ही जाना पड़ता है।
और मतलब आज भी मतलब थोड़ा सा मतलब गरीब तो रह गए, मतलब अफ्रीकन अमेरिकन गरीब रह गए हैं, तो इसलिए उनके साथ भेदभाव भी होता है। ठीक है, पेज नंबर 14 पे आ जाएं। पेज नंबर 14, एक्सेप्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सेप्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 15 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इतनी बड़ी किताब है रूल्स एंड रेगुलेशंस की हम सब इंडियंस के लिए, उसमें एक आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 15 में कहा गया है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। प्रोहिबिशन मतलब मना है। क्या मना है? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। किस चीज किस प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कोई आपसे भेदभाव नहीं कर सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। ग्राउंड्स मतलब बेसिस, उसकी बिना पे। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन मतलब आपके धर्म के हिसाब से आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। रेस, आप किस जात के हो उससे आपको भेदभाव नहीं कर सकता है। कास्ट, ठीक है, वही हुआ कास्ट। सेक्स, ठीक है, आप मेल हो, फीमेल हो या कुछ भी नहीं, किन्नर हो, ठीक है, मतलब वो भी होते हैं ना थर्ड जो गे होते हैं, ठीक है, उनके साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेक्स के खिलाफ। और प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मतलब कहीं के भी पैदाइश हो, आप पाटन के हो, पटना के हो, गाजियाबाद के हो, दिल्ली के हो, मुंबई के हो, कोई आपके साथ आपकी जगह के हिसाब से भेदभाव नहीं कर सकता है। अगर बाय चांस आप छोटे शहर से बड़े शहर पढ़ने जा रहे हो तो कोई आपको छेड़ नहीं सकता है, भाई तू छोटे शहर से आया, ठीक है। तो दैट इज आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है क्लियरली, कोई इस तरह से आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। The state shall, फिर first, the state shall not discriminate against any citizen on grounds or only on religion, race, caste, sex, place or birth or any of them. State का मतलब इंडिया की बात हो रही है, ठीक है, इंडिया नहीं कर सकता है। Two, no citizen shall be on grounds only on religion, race, caste, sex, place or any of them subject to any disability, liability, restriction, condition with regard to access to shops, public restaurants, hotels, public places of public entertainment, the use of wells, tanks, bathing ghats, roads, places of public resort maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of general public। मतलब किसी भी तौर पे आपके साथ भेदभाव नहीं हो सकता। अगर कोई चीज है सबके लिए है तो वो मिलनी चाहिए सबको, ठीक है। और मतलब इवन डिसेबल लोग, डिसेबल्ड मतलब जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, अगर वो कहीं घूमने जाना चाहे वो घूम सकते हैं, ठीक है। हमारा आर्टिकल 15 वही कह रहा है, आप उनके साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते हो। अगर कोई डिसेबल्ड व्यक्ति कहीं घूमने गया है तो आपको उसके लिए सुविधा रखनी पड़ेगी। आप देखोगे बड़े बड़े मंदिर होते हैं, उनके लिए व्हील चेयर्स वगैरह रखी जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा आर्टिकल 15 कह रहा है भेदभाव। ये भी भेदभाव हुआ ना, अगर समझो कोई ऐसा आदमी जो व्हील चेयर पे है, ठीक है, मतलब उसके पैर नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल अपाहिज है, और वो अपनी फैमिली के साथ घूमने आया हुआ है, और उसको अगर पीछे कार में छोड़ के सब लोग अंदर चले जाए, वो भेदभाव ही हुआ ना उसके साथ। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा बोला है कि पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, घूमने की जगह कहीं पे भी, सब जगह, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, रिजॉर्ट्स, सब जगह सब लोगों का मान होना चाहिए, ठीक है। आप भेदभाव, तो आर्टिकल 15 क्या बोलता है? आर्टिकल 15 अगर शॉर्ट में बोलूं तो क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल शॉर्ट में यही बोलता है। प्रोहिबिशन मतलब कैंसिल, नहीं, मतलब आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो व्हाट डज आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिकल 15 में एक पिक्चर भी आई है, ठीक है, आप देखना। आर्टिकल 15 गूगल करना, पिक्चर भी है, मैं ये मिटा रही हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है व्हाट डज आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज? व्हाट is the article 15 of Indian Constitution? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 क्या है? आंसर तो आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स, क्या बोलता है? प्रोहिबिशन
ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रोहिबिशन मतलब कैंसिल, भाई नहीं कर सकते हो आप। ऐसे कैंसिल तो प्रॉपर वर्ड नहीं है। प्रोहिबिट मतलब रोकना, ठीक है, रोकता है। प्रोहिबिट वर्ड का मतलब रोकना। तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन किसको रोकता है? भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, आप कहीं के भी पैदाइश हो, कोई भी सेक्स है, कोई भी कास्ट है, कोई भी रिलीजन है, कोई आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब लास्ट चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब हमारे जैसी कंट्री, इंडिया जैसी कंट्री जिसमें सब लोगों द्वारा किया जाता है, हम जैसी कंट्री के लिए चैलेंज क्या है? लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का। तो हमेशा हम सब कंट्री को पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते हैं। पूरी तरह से आप डेमोक्रेसी किसी कंट्री को नहीं बोल सकते हो। हमेशा ऐसे कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स होते ही हैं जो डेमोक्रेसी को आगे लाते हैं, इक्वालिटी को आगे लाते हैं और स्ट्रगल फॉर द एज इक्वल फॉर द। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट, मतलब आप और भी आगे इस बुक में इस इश्यू के बारे में और पढ़ोगे। पर हमेशा कोई भी कंट्री, मतलब भले हम डेमोक्रेसी है तो भी अभी भी देखोगे फुल डेमोक्रेसी नहीं है। भेदभाव है रिलीजन के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से। ठीक है, भेदभाव तो बहुत है अभी भी। तो कई बार ऐसी महान आत्माएं आती हैं, ऐसे नेता आते हैं जो डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, वो लोगों के लिए काम करते हैं। तो आप ऐसा ही सिविक्स में आप यही चीजें पढ़ोगे। ठीक है, अब इस नेक्स्ट चैप्टर में आप ऐसे कुछ और पढ़ोगे, यही आइडिया को और पढ़ोगे। ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। पेज 15 पे आपकी एक्सरसाइजेज हैं, पेज 15 पे एक्सरसाइजेज हैं, हम वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? इन अ डेमोक्रेसी व्हाई इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, पेज नंबर 15 एक्सरसाइज में, पेज नंबर 15 एक्सरसाइज। ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी व्हाई इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट। डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट क्यों है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या था? राइट टू वोट, वोट करने का अधिकार। अगर आप 18 साल के हो, इंडियन हो, तो आप वोट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या वो अधिकार क्यों जरूरी है? किसी भी डेमोक्रेसी में सबके पास ये अधिकार, वोटिंग राइट क्यों होनी चाहिए? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्यों होना चाहिए? तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 फर्स्ट नंबर, तो आंसर क्या है इसका? क्यों जरूरी है वोटिंग राइट, क्यों जरूरी है? तो आंसर है द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी। ठीक है, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट ही इक्वालिटी पे ही रखा गया। इक्वल मतलब सबको इक्वल मानते तभी तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। तो देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट इन अंडर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के हिसाब से एवरी एडल्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, एवरी एडल्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड मतलब किसी भी जात, किसी की भी रिलीजन, सेक्स एक्सेट्रा इज अलाउड टू वोट। सेक्स एक्सेट्रा इज अलाउड टू वोट। ठीक है, किसी भी जात पात के हो, किसी कहीं के भी हो, कोई भी सेक्स है, पर इंडिया के हो, 18 साल से ऊपर हो, तो आपको वोटिंग अधिकार मिलेगा। तो सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी। सो यूनिवर्सल एडल्ट
franchise is important in डेमोक्रेसी। ठीक है, इसके बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2, रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल विल स्टेट 2 ways in which this addresses inequality। तो 2 ways in this, तो इसका आंसर इस बॉक्स के अंदर ही है। क्वेश्चन 2 का आंसर पेज नंबर 14 पे वो ब्लू बॉक्स बना हुआ है ना, पेज नंबर 14 ऊपर पर्पल बॉक्स, पेज नंबर 14 पे ऊपर पर्पल बॉक्स बना हुआ है ना, उसमें वो 1 और 2 लिखा हुआ है ना, वही लिखना है आपको। 1, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। और 2 लिखा हुआ है, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to AB। वो सारा आपका लिखना है 1, 2 इसका आंसर में। ठीक है, 3rd नंबर, in what ways was ओम प्रकाश वाल्मीकि's experience similar to that अंसारी's। ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ क्या हुआ था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, और अंसारी के साथ क्या हुआ था, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन। तो दोनों का केस सेम है। कह रहा है दोनों का केस सेम क्यों है, क्योंकि दोनों के साथ भेदभाव हुआ था। ठीक है, कौन सा आंसर है, क्वेश्चन 3 का आंसर। तो आंसर 3, ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि faced caste discrimination by his teachers, friends and headmaster। ठीक है, by, जबकि अंसारीज फेस्ड रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ भी भेदभाव हुआ, इसके साथ कास्ट का, इसके साथ किसका हुआ, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन बाय देयर लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड मतलब मकान मालिक। ठीक है, जो कोई मकान ही नहीं दे रहा था। ठीक है, तो इस तरह से दोनों की बात एक जैसी है, दोनों के साथ भेदभाव ही हुआ। ठीक है, 4th, what do you understand by the term all persons are equal before the law? Why do you think it is important in a democracy? आपको all what do you understand by the term all equals are before, ये वाला क्वेश्चन मैंने जब चैप्टर चालू हुआ था ना तभी करा दिया था। ठीक है, और क्वेश्चन 5 कैंसिल कर दो, क्वेश्चन 5 कैंसिल कर दो। आंसर 2 मैंने टिक कराया है। ठीक है, आंसर 2 टिक कराया है मैंने। ठीक है, आंसर 1 लिखा है, आंसर 2 टिक करा है, ये आंसर 3 है। ठीक है, तो आज यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है ऑन इक्वालिटी। वी विल स्टार्ट मैथ्स अगेन टुमारो। चलें, थैंक यू। सब अच्छे से लिख के भेजिएगा, सारा व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, चलें, थैंक यू।